दोस्तों कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिक। दोस्तों पिछली क्लास में हमने संयोजकता बंध सिद्धांत बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो आज का टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT भी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो कल हमने पढ़ी थी बीवीटी और आज पढ़ेंगे हम CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। और ये भी हमें संकुल यौगिकों के बारे में ही पढ़ना है। और लास्ट क्लास में संकुल यौगिकों के बारे में हमने संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा था। तो आज की वीडियो भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो आपके बेहतर ढंग से समझ में आए तो वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखना। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखें, अंत तक देखें। तो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पर। पहली बात, ये सिद्धांत बैथे नामक वैज्ञानिक ने दिया। कौन से वैज्ञानिक ने? बैथे। तो ये सिद्धांत जो है ये बैथे नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये सिद्धांत क्या समझाता है? ये सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो जो केंद्रीय धातु आयन है अपना, केंद्रीय धातु आयन समझ के होंगे, आपको पता ही है जो संकुल यौगिक है उसमें अंदर घुसते ही केंद्रीय धातु आयन होता है जिससे लिगेंड जुड़े होते हैं। क्या बना करके? उपसह संयोजक बंध बना करके। तो अपना जो ये केंद्रीय धातु आयन है जो कि धनावेशित होता है, ये इसका नाविक है। नाविक में पता है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन कण होते हैं और प्रोटॉन धनावेशित कण है। इसलिए नाविक जो है केंद्रीय धातु आयन का वो धनावेशित है। ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, अच्छा। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, इसकी बात सुने कि जो ये केंद्रीय धातु आयन है और ये लिगेंड है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में दो तरह के बल लगते हैं, दो प्रकार के बल लगते हैं। तो क्या कह रहा है ये सिद्धांत कि धनावेशित केंद्रीय धातु, या ऐसे कह दूं केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य दो प्रकार के बल कार्यरत होते हैं। एक बल होता है आकर्षण का। देखो, जो लगता है इनके बीच में, यह आकर्षण का बल है। केंद्रीय धातु आयन के नाविक और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में, नाविक जो है पॉजिटिव है और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, नेगेटिव चार्जड हैं। तो दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत ये कह रहा है कि केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच दो बल कार्यरत होते हैं, जिनमें से आप एक बल देख चुके हो। एक बल है आकर्षण का, जो लगता है केंद्रीय धातु आयन के नाविक व लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन है। और एक प्रतिकर्षण का, वो लगता है, समझ गए होंगे आप, एक प्रतिकर्षण का बल भी लगता है, वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों और केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगता है। ठीक है, तो दो बल लगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, दोनों में से कौन सा बल प्रबल होगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का? तो एक समझदार स्टूडेंट ने मुझे आंसर दिया, सर आकर्षण का। मैंने क्यों? क्योंकि देखो, ये केंद्रीय धातु आयन जो है ये धनावेशित है। धनावेशित कभी कोई चीज कब होती है? जब उस पर प्लस चार्ज ज्यादा होता है।
है। मान लो +5 और -3, ये धनावेशित है केंद्रीय धातु आयन। धनावेशित तो जब ज्यादा होगी जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉनों की तुलना में। तो इसमें प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों की तुलना में, जब भी तो ये धनावेशित है। तो सीधी सी बात है, जब प्रोटॉन ज्यादा है तो आकर्षण का बल प्रबल हो गया, क्योंकि आकर्षण का बल लग रहा है नाविक अर्थात प्रोटॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में। प्रोटॉन अधिक संख्या में होने की वजह से आकर्षण का बल प्रबल होगा। ठीक है। अच्छा, जब आकर्षण का बल प्रबल है तो ये लिगेंड किधर गति करेगा, मुझे ये बताओ। ये लिगेंड इधर गति करेगा, केंद्रीय धातु आयन के नाविक की ओर। सही है, ये सिद्धांत कह रहा है सब बात। आकर्षण का बल प्रबल होने के कारण लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के नाविक की ओर गति करते हैं। ठीक है। अच्छा, केंद्रीय धातु आयन के हम उपांत्य कक्षा के डी उपकोष के कक्षकों की बात करते हैं, क्योंकि बाह्यतम कक्षा के डी उपकोष तो खाली होते हैं, उनसे बात करने में कोई मतलब ही नहीं है हमें। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय धातु के उपांत्य कक्षा के डी कक्षकों की, डी उपकोष की। उपांत्य कक्षा के डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन होंगे। बाह्यतम कक्षा का केंद्रीय धातु आयन जो है उसकी बाह्यतम कक्षा का डी तो खाली होता है, इलेक्ट्रॉन होंगे उपांत्य कक्षा के डी में। ये उपांत्य कक्षा, ये बाह्यतम, ये उपांत्य कक्षा के डी कक्षक है। ये 5 हैं, ये उपांत्य कक्षा के डी उपकोष के डी कक्षक हैं, ये 5 हैं। अच्छा, अब मान लो लिगेंड के रास्ते में, लिगेंडों के रास्ते में ये दोनों कक्षक आ रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पहले ही कह देता हूं, क्योंकि ये उपांत्य कक्षा के डी उपकोष के कक्षक हैं। और लिगेंड जब आ रहा है, आकर्षण का बल प्रबल होने के कारण लिगेंड किधर आते हैं, नाविक की ओर। तो रास्ते में जो डी कक्षक आते हैं, रास्ते में जिन डी कक्षकों की पालियां आती हैं, डी कक्षक जो होते हैं ये द्विडंबलाकार होते हैं, और डी कक्षकों में 4 पाली होती हैं। प्रत्येक डी कक्षक में 4 पाली होती हैं। लिगेंड किधर बढ़ रहा है, नाविक की ओर। रास्ते में आएंगे उपांत्य कक्षा के डी कक्षक। ये सभी डी कक्षकों की ऊर्जा पहले समान होती है, इन्हें बोलते हैं समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं, ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या होती है, समान। तो ये केंद्रीय धातु के उपांत कक्षा के डी कक्षक है जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये समभ्रंश हैं, मतलब इनकी ऊर्जा समान है। लिगेंड आ रहा है, मान लो इन दोनों, ये दोनों कक्षक लिगेंड के रास्ते में आ रहे हैं, तो इन दोनों कक्षकों को लिगेंड क्या करेगा, प्रतिकर्षित। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब इन दोनों कक्षकों को लिगेंड प्रतिकर्षित करेंगे। कक्षकों को हम ऋणावेशित मार सकते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो लिगेंड क्या करेगा, इन कक्षकों को प्रतिकर्षित करेगा। सही है। अब प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो मान लो इन 5 कक्षकों में से इन 2 कक्षक की पालियां लिगेंडों के रास्ते में आ रही हैं, तो प्रतिकर्षण का बल लिगेंडों के कारण जो प्रतिकर्षण का बल है वो केवल इन्हीं 2 कक्षकों पर लगेगा। प्रतिकर्षण का बल जब लगेगा तो इनकी ऊर्जा बढ़ेगी। अरे किसी भी चीज पर हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो बल से ही तो क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा। जब लिगेंड इन कक्षकों पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा तो बल से इनकी क्या बढ़ेगी, ऊर्जा। तो इन तीनों की ऊर्जा रह जाएगी कम और इन दोनों की ऊर्जा हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि ये दोनों आए हैं लिगेंडों के रास्ते में। लिगेंडों ने इन दोनों कक्षकों को प्रतिकर्षित किया है और प्रतिकर्षण की वजह से इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्लियर, एक एक बात को समझो। अतः ये जो समभ्रंश डी कक्षक थे, समभ्रंश मतलब पहले इनकी ऊर्जा समान थी, वे लिगेंडों के कारण ऊर्जा के आधार पर 2 भागों में विपाटित हो जाएंगे, बट जाएंगे।
ये दोनों तो हो जाएंगे उच्च ऊर्जा के डी कक्षक, क्योंकि इनकी ऊर्जा हो जाएगी ज़्यादा और इनकी ऊर्जा रह जाएगी कम, ये रह जाएंगे निम्न ऊर्जा के डी कक्षक। दोबारा सुनो, जो मैंने बोला इसको एक बार फिर समझो, फिर सुनो। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की, देखते हैं कितना समझ में आया। ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत बैथे नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि केंद्रीय धातु आयन व लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में दो बल लगते हैं, दो बल कार्यरत होते हैं। केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड के बीच में दो बल कार्यरत होते हैं। अभी लिगैंड दूर है, अभी कोई बंध नहीं बना है, तो केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच दो बल कार्यरत होते हैं। एक आकर्षण का बल जो लगता है केंद्रीय धातु आयन के नाविक धनावेशित होता है, और लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण का बल, और एक लगता है प्रतिकर्षण का बल, वो लगता है केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में दोनों ऋणावेशित है, तो एक प्रतिकर्षण का बल भी लगता है। दोनों में से प्रबल कौन होता है? अभी समझाया था मैंने, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों से, तो प्रबल कौन सा होता है? आकर्षण का बल। जब आकर्षण का बल प्रबल होता है तो लिगैंड किधर खींचते हैं? नाविक की ओर। लिगैंडों पर आकर्षण का बल प्रबल है, दो बल लग रहे थे और आकर्षण का बल प्रबल है, तो लिगैंड नाविक की ओर गति करते हैं। सही है। अच्छा, अब फिर बात करने लग गए थे हम उपांत कक्षा के डी कक्षक। उपांत कक्षा के, केंद्रीय धातु के उपांत कक्षा के डी कक्षक जो हैं वे समभ्रंश होते हैं। समभ्रंश मतलब उनकी ऊर्जा क्या होती है? समान। जिन डी कक्षकों की पालियां लिगैंडों के रास्ते में आती हैं, जिन डी कक्षकों की पालियां लिगैंडों के रास्ते में आती हैं, उन कक्षकों को लिगैंड प्रतिकर्षित करते हैं। सही है। ये नेगेटिव और ये इन पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। मान लो ये 5 कक्षकों में से इन 2 कक्षकों की पालियां लिगैंडों के रास्ते में आ रही हैं, तो लिगैंड इन दोनों कक्षकों को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षण की वजह से लिगैंडों के रास्ते में आने वाले डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। अतः ऊर्जा के आधार पर डी कक्षक 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, एक उच्च ऊर्जा के डी कक्षक और एक निम्न ऊर्जा के डी कक्षक। यहां तक समझ में आया? एक बार और समझाएं, एक बार अब लिखते हुए समझाऊंगा मैं आपको, है ना। तो अभी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत चल ही रहा है, यहां तक समझ लो एक बार, फिर आगे बात करते हैं। तो इसको हम लिखते भी चलते हैं साथ के साथ। देखो, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया अभी, अब मैं इसको लिखाता भी हूं, यहां तक लिखाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सिद्धांत बताइए आप किसने दिया? बैथे नामक वैज्ञानिक ने दिया। हम लिख सकते हैं यह सिद्धांत बैथे नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है। अच्छा, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु आयन व लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य कितने बल कार्यरत होते हैं? 2। हम ये बात लिख सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु आयन व लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य दो प्रकार के बल कार्यरत होते हैं। एक कौन सा होता है? आकर्षण का बल, और दूसरा कौन सा होता है? प्रतिकर्षण का बल। पहला हम लिख सकते हैं आकर्षण बल। ये किस किस के मध्य लगता है बताओ? याद करो, यह केंद्रीय धातु आयन के नाविक व लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगता है। हम लिख सकते हैं यह
केंद्रीय धातु आयन के नाभिक व लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगता है। लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगता है। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? प्रतिकर्षण बल। ये किस किस के मध्य लगता है बताओ? यह किस किस के मध्य लगता है? केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन व लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगता है। यह केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों, केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों व लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगता है। भाई दोनों ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगता है। क्लियर? अच्छा, दोनों में से प्रबल कौन सा होता है? अभी समझाया था, आकर्षण बल। क्योंकि केंद्रीय धातु आयन होता है धनावेशित, और जब वो धनावेशित होगा तो सीधी सी बात है उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से अधिक होंगे। तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो आकर्षण का बल अधिक प्रभावी होगा। हम लिख सकते हैं आकर्षण के बल या आकर्षण बल के प्रतिकर्षण बल से, आकर्षण बल के प्रतिकर्षण बल से प्रबल होने के कारण लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के नाभिक की ओर गति करते हैं। आकर्षण बल के प्रतिकर्षण बल से प्रबल होने के कारण लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के नाभिक की ओर गति करते हैं। ठीक है। अच्छा, केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक कैसे होते हैं? ये उपांत कक्षा की बात चल रही है। केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक उपांत कक्षा के, समझ गए मेरी बात? भाई तुम कक्षा खाली है, नॉनसेंस, कोई मतलब के नहीं। केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक समभ्रंश होते हैं। समभ्रंश का मतलब समझ गए? अर्थात इनकी ऊर्जा समान होती है। समभ्रंश कक्षक उन्हें बोलते हैं जिनकी ऊर्जा क्या होती है? समान। अर्थात इनकी ऊर्जा समान होती है। ठीक है। अच्छा, हम कह सकते हैं लिगेंडों के रास्ते में जो आते हैं, लिगेंडों के रास्ते में आने वाले डी कक्षकों को लिगेंड प्रतिकर्षित करते हैं, जिनसे इन कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। सही है। हम लिख सकते हैं लिगेंडों के रास्ते में आने वाले केंद्रीय धातु आयन के
डी कक्षकों को लिगैंड प्रतिकर्षित करते हैं। अतः ऊर्जा के आधार पर प्रतिकर्षित करते हैं जिससे उन डी कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। उन डी कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है, आगे कह सकते हैं अतः ऊर्जा के आधार पर डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। अतः केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक ऊर्जा के आधार पर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 उच्च ऊर्जा के डी कक्षक। उच्च ऊर्जा के डी कक्षक कौन से होंगे? जो लिगेंडों के रास्ते में आए हैं, और जो नहीं आए उनकी ऊर्जा क्या रह जाएगी? कम। और नंबर 2 निम्न ऊर्जा के डी कक्षक। तो आपके समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यहाँ तक क्लियर? तो इसको एक बार नोट करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत तो टुकड़ों में समझेंगे ना। यहाँ तक समझ में आया, फिर आगे समझ में आएगा। नोट करो, वीडियो को पोज करो। मैंने पूरा ब्लैक बोर्ड छकान छक भर दिया है। पोज करो, नोट करो। हाँ तो दोस्तों ये नोट कर लिया आपने। अब हम पढ़ते हैं इस कोई टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ते हैं अष्टफलकीय यौगिकों में समभ्रंश डी कक्षकों का विपाटन। ठीक है, देखो इधर आगे सामने। अब बात करते हैं हम अष्टफलकीय यौगिकों की, है ना। तो देखो अष्टफलकीय, यही सिद्धांत चल रहा है ना। अष्टफलकीय यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन या समभ्रंश डी कक्षकों का विपाटन। सामने ध्यान दो और इसको ढंग से समझो। देखो हम बात कर रहे हैं अष्टफलकीय यौगिकों में। जब कोई अष्टफलकीय यौगिक बनता है तो जो केंद्रीय धातु आयन, अष्टफलकीय यौगिक इस तरह का होता है ना, ये धनावेशित केंद्रीय धातु है या केंद्र धातु आयन है। अष्टफलकीय यौगिक की आकृति इस तरह की तो होती है। ठीक है, ये लिगेंड जुट रहे हैं। बात को ढंग से समझना। ठीक है, ये दोनों, ये एल इस तल के लंबवत बाहर की ओर है और ये लिगेंड इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो जब अष्टफलकीय यौगिक बनता है तो ये केंद्रीय धातु आयन जो है, इससे ये लिगेंड जो जुड़े हैं, ये लिगेंड अक्षों की दिशा से जुड़े हैं, अक्षों की तरफ से जुड़े हैं। मेरे कहने का मतलब समझो। जैसे इसको मान लो मैं एक्स अक्ष मानता हूं, है, तो ये इसके साथ 90 के कोण पर है, ये बाई हो जाएगी और ये जेड हो जाएगी ना, क्योंकि ये लंबवत है, ये ऐसे है, तो ये हो जाएगी जेड। तो इसका मतलब यही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि केंद्रीय धातु आयन से जब लिगेंड जुड़े हैं
तो 2 लिगेंड तो एक्स दिशा से जुड़े हैं, 2 लिगेंड वाई दिशा से जुड़े हैं और 2 लिगेंड जेड अक्ष की दिशा से जुड़े हैं। मतलब केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड अक्षों की दिशा से जुड़ते हैं। मेरी पहली बात आपने समझी, तो इस बात को मैं लिख भी देता हूं। अष्टफलकीय यौगिक के निर्माण के समय, बात को ढंग से समझना, अष्टफलकीय यौगिक जब बनता है तब की बात चल रही है। अष्टफलकीय यौगिक के निर्माण के समय केंद्रीय धातु आयन से, ये बात याद रखना, केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड किधर से जुड़ते हैं? अक्षों की दिशा से। अक्षों की दिशा से जुड़ते हैं। क्लियर? तो लिगेंड अक्षों की दिशा से जुड़ते हैं। अच्छा, केंद्रीय धातु आयन के पास उपांत्य कक्षा में 5 डी कक्षक हैं। केंद्रीय धातु आयन जो होता है इसकी उपांत्य कक्षा में 5 डी कक्षक हैं। एक डी एक्स वाई है, एक डी वाई जेड है, ये इन कक्षकों के नाम हैं। एक है डी एक्स जेड। तो 5 उपांत्य कक्षा में 5 डी कक्षक हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये है डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 कक्षक हैं। जो डी एक्स वाई कक्षक है वो इस तरह का होता है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तुम्हें पता ही है प्रत्येक डी कक्षक द्विडंबलाकार होता है। तो ये डी एक्स वाई कक्षक है। डी वाई जेड कक्षक इस तरह का होता है, ये वाई जेड वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, ढंग से देख लो, है ना। डी एक्स जेड कक्षक इस तरह का होता है, ये एक्स अक्ष, ये जेड अक्ष। तो ये तो है डी एक्स वाई कक्षक, ये है डी वाई जेड कक्षक, ये है डी एक्स जेड कक्षक। अब बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। ये इस तरह का है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक और बचा डी जेड स्क्वायर, वो इस तरह का है। जैसे ये जेड अक्ष है तो इसकी दोनों पालियां हम मान सकते हैं कहाँ व्यवस्थित होती हैं? जेड अक्ष पर। ये है डी कौन सा? जेड स्क्वायर। तो उपांत्य कक्षा की केंद्र धातु आयन की उपांत्य कक्षा में 5 डी कक्षक हैं जिनकी आकृति आपके सामने बनी हुई है। अच्छा है, इन 5 कक्षकों में से 3 कक्षक ऐसे हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, जिनकी पालियां अक्षों के बीच में व्यवस्थित हैं। ढंग से देखो, ये एक्स और वाई अक्ष के बीच में है। इन तीनों की पालियां अक्षों के बीच में हैं। 5 डी कक्षकों में से इन तीनों की पालियां अक्षों के बीच में व्यवस्थित हैं, जबकि जो ये 2 कक्षक हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी पालियां अक्षों के समांतर व्यवस्थित हैं, अक्षों की दिशा में व्यवस्थित हैं। और आपको पता है कि जब संकुल यौगिक बनता है, अष्टफलकीय यौगिक, तो केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड किधर से जुड़ते हैं? अक्षों की दिशा से जुड़ते हैं। तो केंद्रीय धातु आयन के ये दोनों कक्षक जो हैं, इनकी पालियां लिगेंडों के बीच में आएंगी। भाई लिगेंड जो है, जब अष्टफलकीय यौगिक बनता है तो लिगेंड किधर से जुड़ते हैं? अक्षों की दिशा से। तो लिगेंड अक्षों की दिशा से आते हैं केंद्रीय धातु आयन की ओर। तो रास्ते में इन दोनों की पालियां तो आएंगी, क्योंकि इन दोनों कक्षकों की पालियां अक्षों की दिशा में व्यवस्थित है ना, और इनकी पालियां हैं अक्षों के समांतर। तो इन तीनों कक्षकों की पालियां डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन तीनों कक्षकों की पालियां अक्षों के मध्य में व्यवस्थित होने के कारण अष्टफलकीय यौगिक के निर्माण के समय लिगेंड के रास्ते में नहीं आएंगी। तो प्रतिकर्षण का बल इन कक्षकों को मिलेगा, तो इनकी ऊर्जा हो जाएगी ज़्यादा और इन तीनों की ऊर्जा रह जाएगी कम। लिगेंड इन दोनों कक्षकों को ही प्रतिकर्षित करेगा। तो ये सब बातें आपके समझ में आई हो तो हम लिख सकते हैं, और आपको फिर समझ लेना एक बार।
ठीक है। अच्छा, हम लिख सकते हैं केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन के dxy, dyz व dxz, इन तीनों कक्षकों की बात कर रहे हैं। कक्षकों की पालियां कहाँ व्यवस्थित होती हैं? अक्षों के मध्य में व्यवस्थित होती है। अभी समझाया था मैंने, अक्षों के मध्य में व्यवस्थित होती हैं। क्लियर? अच्छा, और केंद्रीय धातु आयन के dx² व dz² कक्षकों की पालियां अक्षों की दिशा में व्यवस्थित होती हैं। अक्षों की दिशा में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, आगे लिख सकते हैं। अब लिगेंड किधर से जुड़ रहे हैं? अक्षों की दिशा से, तो लिगेंडों के रास्ते में इन दोनों कक्षकों की पालियां ही तो आएंगी। हम लिख सकते हैं, अतः अष्टफलकीय यौगिक के निर्माण के समय लिगेंडों के रास्ते में अष्टफलकीय यौगिक के निर्माण के समय लिगेंडों के रास्ते में dx² y² व dz² कक्षकों की पालियां आती हैं। ढंग से समझ लेना भाई, ठीक है। जिन्हें लिगेंड प्रतिकर्षित करते हैं, अतः इन दोनों कक्षकों की पालियां, कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। तो इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा अष्टफलकीय यौगिकों में क्या हो जाएगी? अधिक। ठीक है, आगे लिख सकते हैं, इस प्रकार केंद्रीय धातु आयन के समभ्रंश डी कक्षक, समभ्रंश मतलब समान ऊर्जा के, समभ्रंश डी कक्षक ऊर्जा के आधार पर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, तो मैंने केवल इतना समझाया है यार, लिगेंडों के रास्ते में 5D कक्षकों में से इन दोनों की पालियां आती हैं। तो अष्टफलकीय यौगिकों में इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, इनकी ऊर्जा क्या रह जाती है? कम। ऊर्जा के आधार पर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, एक तो उच्च ऊर्जा के कक्षक, जो कौन कौन से होंगे भाई?
dx स्क्वायर बाई स्क्वायर व dz स्क्वायर, ये तो हो जाएंगे उच्च ऊर्जा के कक्षक, जिन्हें T2G कक्षक कहते हैं। उच्च ऊर्जा के कक्षक इन्हें बोलते हैं EG कक्षक। T2G नहीं, T2G बोलते हैं इन्हें, मुझे याद कर लेने दो। हाँ, ऊर्जा के आधार पर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, इन्हें बोलते हैं EG कक्षक। T2G नहीं, EG। ध्यान रखना, ये dx स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई dz स्क्वायर कक्षक किस नाम से जाने जाएंगे अब? EG कक्षक। ये तो पहले थे, जब डी समरस डी कक्षक विपाटित नहीं हुए थे ना, तब उन्हें बोल रहे थे dx स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई dz स्क्वायर। अब वे कौन से कक्षक हैं? जब समरस डी कक्षक विपाटित हो गए तो जो उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं उन्हें बोलेंगे EG कक्षक। व नंबर 2, निम्न ऊर्जा के डी कक्षक कौन कौन से हैं? ये dxy, dyz व dxz, ये निम्न ऊर्जा के, इन्हें बोलेंगे T2G कक्षक। तो कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है कि इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती है? अधिक, और इन तीनों की ऊर्जा क्या रह जाती है? कम। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, कोई कठिन नहीं है। अगर पहले का पोर्शन आपके समझ में आ गया तो ये भी बड़ी इजीली आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो और इसको फटाफट नोट करो। हाँ, तो दोस्तों ये आपने नोट कर लिया। अब आगे हम एक डायग्राम की सहायता से जो ये हमने समझा है इसको समझते हैं। ठीक है, बात अष्टफल के यौगिकों के लिए चल रही है, डी कक्षकों के विपाटन की चल रही है। तो चल वो ही रहा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। देखो सामने, अब मैं एक डायग्राम से इसको समझाता हूं आपको। ये केंद्रीय धातु आयन के समभ्रंश डी कक्षक हैं। ठीक है, ये dxy है, ये dyz है, ये dxz है, ये dx स्क्वायर बाई स्क्वायर है, और ये dz स्क्वायर है। ठीक है, ये कैसे कक्षक हैं? समभ्रंश कक्षक, केंद्रीय धातु के, केंद्रीय धातु आयन के। ठीक है, अब लिगेंड आया। कौन सा यौगिक बन रहा है इस समय? कौन सा यौगिक पढ़ रहे हो आप? अष्टफल के यौगिक। तो अष्टफल के यौगिक जब बनता है तो लिगेंड किधर से जुड़ते हैं? आकर के अक्षों की दिशा से। इन दोनों की पालियां भी किधर हैं? अक्षों की दिशा में। तो लिगेंडों के रास्ते में इन दोनों की पालियां आएंगी। ठीक है, तो ये डी कक्षक ऊर्जा के आधार पर दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। इन डी कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। कौन कौन से की? dx स्क्वायर बाई स्क्वायर की, ऊपर लिखता हूं चलो, dx स्क्वायर बाई स्क्वायर की, और dz स्क्वायर की। इनकी ऊर्जा हो जाएगी ज़्यादा, और इन तीनों कक्षकों की ऊर्जा रह जाएगी कम। कौन कौन से की? dxy, dyz और dxz। ठीक है, तो इस तरह ऊर्जा के आधार पर डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। ये औसत ऊर्जा तल है, मतलब इनकी औसत ऊर्जा, इन सबकी ऊर्जा बराबर है। जैसे इसकी 50, इसकी 50, इसकी 50, इसकी 50, इसकी 50, तो ये है 50 ऊर्जा वाला तल। ठीक है, अच्छा, ये कहलाएगा इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा का अंतराल है। मतलब इनको आपको नाम याद है, इन्हें कौन से कक्षक बोलेंगे हम? T2G कक्षक। कौन कौन से को? dxy, dyz और dxz को। और dx स्क्वायर बाई स्क्वायर और dz स्क्वायर को क्या बोलते हैं? EG कक्षक। और T2G और EG कक्षकों के मध्य जो ये ऊर्जा का अंतर आ गया है, अब
इनकी ऊर्जा ज़्यादा हो गई है ना, तो ये जो ऊर्जा का अंतर आया है इसको बोलेंगे हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसका सिंबल देंगे हम डेल्टा ओ, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो कोई पूछे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या है, तो हम कहेंगे Eg व T2G कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है। अच्छा, ये औसत ऊर्जा तल है, इनकी ऊर्जा जैसे 50 है तो ये 50 ऊर्जा वाला तल है, तो ये 50 से ऊपर होगी 0.6 डेल्टा जीरो, और 50 के नीचे होगी ये 0.4 डेल्टा ओ। मतलब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है तो डेल्टा ओ, पर औसत ऊर्जा से इनकी ऊर्जा 0.6 गुना बढ़ गई है और इनकी ऊर्जा 0.4 गुना कम रह गई है। कम क्यों? क्योंकि जब ये कक्षक विपाटित होते हैं तो इनकी कुछ ऊर्जा इनमें भी ट्रांसफर होती है, तो इनकी ऊर्जा 0.6 गुना औसत ऊर्जा से अधिक हो गई है। मतलब 50 की 0.6 गुना बढ़ गई है और इनकी 50 की 0.4 गुना क्या हो गई है? कम हो गई है। तो और टोटल ऊर्जा का अंतर कितना है इनके बीच में? वो है डेल्टा जीरो। ठीक है, तो पेपर में आपसे केवल एक डायग्राम भी बनवा सकता है कि पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को दर्शाने वाला, या अष्टफलकीय यौगिकों में समरंश डी कक्षकों के विपाटन को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। समझ गए? तो इस तरह से हम ये डायग्राम बना सकते हैं। तो इस डायग्राम को भी आप नोट करो। कर लिया? अच्छा, अब मैं दो ऊर्जाओं की बात करता हूं। पहले तो इसकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की, ये तो आप समझ गए होंगे, है Eg व T2G कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा का जो अंतर है वो कहलाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो ढंग से एक एक टॉपिक को इसमें ढंग से पढ़ते चलो, समझ में आता चलेगा। तो पहले बात करते हैं हम इसकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ये क्या होती है? सिंबल इसका ध्यान ही होगा डेल्टा ओ। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या होती है? हम कह सकते हैं Eg व T2G कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा का अंतर या ऊर्जा अंतराल। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अच्छा, एक होती है युग्मन ऊर्जा। ये क्या होती है? इसको ढंग से सुनो। इसका सिंबल है पाई। मान लो ये कोई कक्षक है, कक्षक, मेरे शब्दों को सुनना। मान लो ये कोई कक्षक है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, आपको इसमें एक इलेक्ट्रॉन और लाना है। तो आप जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और लाओगे तो उसको ये पहले वाला इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेगा। इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, कक्षक में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन है, मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जबरदस्ती अंदर डाल रहा हूं। तो जब मैं इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो ये पहले वाला इलेक्ट्रॉन उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब उसे बाहर भगाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, मतलब कुछ ऊर्जा खर्च होगी हमारी। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए, युग्मित मतलब जोड़े में लाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि पहले वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दूसरे इलेक्ट्रॉन का विरोध कर रहा है। तो जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को पहले वाले इस कक्षक में डालेंगे तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन विरोध करेगा, तो हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी जोड़े में लाने के लिए,
युग्मन के लिए, और वो ऊर्जा कहलाएगी युग्मन ऊर्जा। सिंपल भाषा में कहूँ, इतना बुद्धि नहीं लगाए, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को युग्मित मतलब जोड़े में आने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो हम कह सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को कक्षक में युग्मित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा, युग्मित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा युग्मन ऊर्जा कहलाती है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को कक्षक में युग्मित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? युग्मन ऊर्जा। अच्छा, ध्यान करो, मैंने संयोजकता बंध सिद्धांत में एक बात कही थी आपको, लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड याद है? I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ऑक्सीलेटो OX माइनस 2, H2O, है ना? ये हाइड्रोक्साइड OH माइनस, जिनके मैंने नाम लिए, ये सभी कैसे लिगेंड हैं? दुर्बल लिगेंड। और आपको पता होना चाहिए, दुर्बल लिगेंड जो होता है, नाम से लग रहा है दुर्बल, मान लो केंद्रीय धातु आयन से दुर्बल लिगेंड जुड़ने आ रहे हैं, तो लिगेंड दुर्बल है ना, तो उसका प्रतिकर्षण बल कम होगा, और प्रतिकर्षण बल जब कम होगा तो विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा। अरे विपाटन ऊर्जा ज्यादा कब होगी? जब लिगेंड आएंगे प्रबल, अब प्रबल लिगेंड आएंगे तो विपाटन ऊर्जा का मान होगा ज्यादा। तो दुर्बल लिगेंड के कारण विपाटन ऊर्जा को, विपाटन ऊर्जा मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है। किससे कम होता है? युग्मन ऊर्जा से। मतलब युग्मन के लिए जैसे ऊर्जा चाहिए तुम्हें 50, ये तो फिक्स है? लिगेंड दुर्बल है तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान 40 ही रह जाएगा, और लिगेंड प्रबल है तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान 60 हो जाएगा। युग्मन ऊर्जा तो फिक्स है, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को युग्मित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा। दुर्बल लिगेंड के कारण विपाटन ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता है, क्योंकि लिगेंड बेचारा कमजोर है, विपाटन ढंग से नहीं कर पाता। तो Eg और T2G कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, दुर्बल लिगेंड के कारण क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा O का मान युग्मन ऊर्जा से कम होता है। युग्मन ऊर्जा कौन सी है? पाई से कम होता है। और प्रबल लिगेंड होगा तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान क्या होगा? ज्यादा। किससे ज्यादा? युग्मन ऊर्जा से। तो ये बात भी लिख सकते हैं, प्रबल लिगेंड के कारण क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होता है। जब लिगेंड प्रबल है तो विपाटन अधिक होगा, तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होता है। ठीक है, तो यहां तक नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं। अरे बड़ा टॉपिक है ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया ना? अब आगे देखते हैं। देखो, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण।
डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। समझना, इसको रटे नहीं। तो हम डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब बताओ मुझे डी कक्षकों में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10, क्योंकि डी कक्षक हैं 5 अपने पास, और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो डी कक्षकों में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम डी कक्षकों में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सबसे पहले भरेंगे D1, D2 और D3। ठीक है, मतलब डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम D1, D2 और D3। इसका मतलब समझ गए होंगे। डी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 भरेंगे और 3 भरेंगे, है ना। किसके डी कक्षकों में? केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षकों में। किसमें? अष्टफलकीय यौगिक में। जो अष्टफलकीय यौगिक है उसमें जो केंद्रीय धातु आयन है उसके डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण, इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम। डी में 1, डी कक्षकों में 2 और डी कक्षकों में 3। ठीक है, किसके कारण भर रहे हैं? दुर्बल या प्रबल लिगेंड होने पर। मतलब जो लिगेंड हैं वो केंद्रीय धातु आयन से या तो दुर्बल जुड़े हुए हैं या प्रबल लिगेंड जुड़े हुए हैं। अष्टफलकीय यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड जुड़े हुए हैं, वो कैसे हैं? दुर्बल या प्रबल। ठीक है, तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सबसे पहले D1, ये डी कक्षक हैं, आप जानते ही हैं इन्हें। मैंने ऐसे क्यों बनाए? क्योंकि आपको पता ही है हम बात कर रहे हैं अष्टफलकीय यौगिक की, और अष्टफलकीय यौगिक में केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक जो हैं ये बटे होंगे, विपाटित होंगे 2 भागों में, एक Eg और T2G। ये Eg हैं, Eg का मतलब समझ गए होंगे। ये dx²/² है, ये dz² है, ये dxy है, ये dyz है और ये dxz है। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये Eg कक्षक हैं, ये T2G कक्षक हैं। तो इस तरह से 2 भागों में विभाजित हैं। और अब डी कक्षकों में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो डी कक्षकों में जब आप 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो वो नीचे के ही कक्षक में भरा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाता है जिसकी ऊर्जा क्या होती है? कम। डी में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा यहाँ, चाहे लिगेंड दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, हमेशा डी में 1 इलेक्ट्रॉन तो dxy कक्षक में ही आएगा। ऐसे ही अगर हमको डी में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अब मैं इनको डायरेक्ट बना रहा हूँ। ये ऊपर T2G Eg कक्षक है, ये नीचे T2G कक्षक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इस तरह से भराए जाएंगे। है, लड़का कहता है कि इसमें क्यों नहीं भरा? अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरता मैं दूसरे को, पहला यहाँ और दूसरा यहाँ, तो कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती? युग्मन ऊर्जा की। ध्यान करो, कक्षक में इलेक्ट्रॉन को युग्मित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा युग्मन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन क्यों ऊर्जा खर्च करेगा जब बगल में कक्षक खाली है? तो डी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इस तरह से भरे जाएंगे। मेरे शब्दों को बहुत ढंग से सुनना। अगर आपको डी में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इस तरह से भरे जाएंगे। ये ऊपर के 2 Eg कक्षक, ये नीचे के 3। डी में 3 भरने हैं तो ये इस तरह से भरे जाएंगे, चाहे लिगेंड दुर्बल हो चाहे प्रबल हो। अब अगर आप डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 3 तो ऐसे भर दोगे, चौथा इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा लिगेंड पर। अगर लिगेंड दुर्बल है तो विपाटन ऊर्जा का मान क्या होता है? कम। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऊपर भरने के लिए कौन सी ऊर्जा चाहिए? दोनों में ऊर्जा का अंतर कितना है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का जो कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा अगर लिगेंड दुर्बल है तो। और लिगेंड प्रबल है तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अधिक होती है और युग्मन ऊर्जा होती है कम, तो इलेक्ट्रॉन युग्मित ही हो जाएगा, कम ऊर्जा खर्च होगी उसकी। अगर दुर्बल लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि विपाटन ऊर्जा कम होती है, युग्मन ऊर्जा होती है ज्यादा दुर्बल लिगेंड के कारण। तो युग्मित होने के लिए तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन यहीं चला जाएगा।
अगर लिगेंड प्रबल है तो विपाटन ऊर्जा होगी ज्यादा और युग्मन ऊर्जा होगी कम, मतलब युग्मन के लिए ऊर्जा कम चाहिए तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। तो आगे ऐसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और लिख देता हूं मैं, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, ये T2G और EG कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। T2G में 1, EG 0। डी में एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से होगा ये दर्शाया गया है कि T2G में 1 होगा, EG में 0 होगा। यहाँ पर T2G में 2 और EG में 0, और यहाँ पर T2G में 3 और EG में 0। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन अगर भरते हो तो तीनों इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में होंगे, ठीक है। अरे ठीक है ना, तो ये T2G कक्षक है, ये EG कक्षक है। तो ये हैं D1, D2 और D3 इलेक्ट्रॉन भरे हमने। इन्हें नोट करो फटाफट, वीडियो को पॉज करो, जल्दी करो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब भरते हैं हम D4 समझ के, है ना, D5, D6 और D7। पहले भरते हैं दुर्बल लिगेंड के कारण, क्योंकि भाई यहां पर लिगेंडों का फर्क पड़ेगा। पहले डी में अगर तुम 3 तक इलेक्ट्रॉन पर हो तो लिगेंड दुर्बल हो चाहे प्रबल, इलेक्ट्रॉनों के भरने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर यहां तो फर्क पड़ेगा दुर्बल लिगेंड के कारण। हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे 4, डी में कितने भरोगे 5, डी में कितने भरोगे 6 और डी में कितने भरोगे 7। क्लियर? चलो भाई 4 भरते हैं, तो 3 तो ऐसे आ गए, 1 2 3। अब जब लिगेंड दुर्बल है तो आपको पहले लिखाया है दुर्बल लिगेंड के कारण विपाटन ऊर्जा का मात्रा, मतलब इन दोनों की ऊर्जा का अंतर, विपाटन ऊर्जा वो तो होती है कम और युग्मन ऊर्जा ज्यादा। मतलब दुर्बल लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन को युग्मित होने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए और विपाटन ऊर्जा कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहां भरने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, युग्मित होने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। दुर्बल लिगेंड के कारण विपाटन ऊर्जा कम होती है। तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह भरे जाएंगे, केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे। 5 भरने हैं तो 3 तो ये हो गए, 4 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, वो भी युग्मित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है। डी में 6 भरने हैं तो अब छठा इलेक्ट्रॉन ये सोच रहा है, 5 तो भर दिए कि यार मुझे युग्मित होना ही पड़ेगा, तो वो युग्मित यहाँ होगा। कम से कम विपाटन ऊर्जा तो नहीं चाहिएगी इस इलेक्ट्रॉन को, केवल युग्मन ऊर्जा ही चाहिएगी। यहाँ युग्मित होता तो उसको दोनों ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती, विपाटन ऊर्जा की भी और युग्मन ऊर्जा की। डी में 7 भरने हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7। समझ गए होंगे? और यहाँ तक क्लियर है? ये किसके कारण भरे आपने? दुर्बल लिगेंड के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, T2G में 3, EG में 1, T2G में 3, EG में 1, EG में 2, T2G में 4, EG में 2। देख लो, T2G में 5 और EG में 2। इसको नोट करो, ये किसके कारण भरे आपने? दुर्बल लिगेंड के कारण, दुर्बल लिगेंडों के कारण। वीडियो पॉज करके फटाफट। अब हम भरेंगे प्रबल लिगेंडों के कारण। इनमें ही किसके कारण? प्रबल लिगेंडों के कारण। देखना स्थिति बदलेगी। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? लिगेंड प्रबल है आपके 4, 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रबल लिगेंड होने पर विपाटन ऊर्जा ज्यादा और युग्मन ऊर्जा कम, मतलब इलेक्ट्रॉन को युग्मित होने के लिए ऊर्जा क्या चाहिए? कम। तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं चला जाएगा ना, कम ऊर्जा खर्च होगी बेचारे की। डी में 5 भरने हैं तो आप समझ गए होंगे। अब 1 2 3 चौथा, तो 5 भी यहीं युग्मित हो जाएगा, क्योंकि विपाटन ऊर्जा तो क्या है? ज्यादा है। डी में 6 भरने हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से आएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन नीचे ही युग्मित हो जाएंगे, ऊपर क्यों जाएंगे? विपाटन ऊर्जा ज्यादा है। 7, डी में 6 तो ऐसे ही आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन की मजबूरी है कि उसको कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर? लिख तो लिखो तो।
प्रबल लिगेंड के कारण है ये। देखो T2G में 4, EG में 0, T2G में 5, EG में 0, EG में 0, T2G में 6, EG में 0, T2G में 7 और EG में 8 T2G में 6 और EG में 1। इस तरह से हम लिख सकते हैं। गिन लो ना, मैं क्या करूं। तो इसको भी फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करो। ठीक है, अब भरेंगे हम डी में 8, 9 और 10। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 8, 9 और 10। लिगेंड कैसे भी हो, दुर्बल या प्रबल लिगेंडों के कारण, मतलब 8, 9, 10 पर भी लिगेंडों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो ढंग से समझो। डी में आप 8 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, मान लो 8, 9 और 10। डी में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, लिगेंड दुर्बल है मान लो, तो कैसे भरोगे 1 इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, दुर्बल लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा ना। दुर्बल लिगेंड के कारण विपाटन ऊर्जा क्या होती है? कम। 5, फिर 6, 7 और 8 ऐसे ही भरोगे। प्रबल लिगेंड के कारण भरना 1, 2, 3, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा ना, प्रबल लिगेंड है, विपाटन ऊर्जा ज्यादा है। 4, 5, 6, 7, 8 एक जैसा ही आएगा। 9 भरो। 1, 2, 3 दुर्बल लिगेंड के कारण, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 प्रबल लिगेंड के कारण भरो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। प्रबल के कारण दुर्बल के कारण ऐसे ही भरा ही आएंगे। तो D8, D9 और D10 और D1, D2 और D3, मतलब डी में आप 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन भरो या 8, 9, 10 भरो। दुर्बल और प्रबल लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों के भरने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर D4, 5, 6, 7 इन पर इफेक्ट पड़ता है, दुर्बल लिगेंडों और प्रबल लिगेंडों का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। डी में 6, यहाँ पर 2, डी में 6, यहाँ पर। तो इसको फटाफट नोट कर लो। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट कंप्लीट।